अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। यहाँ तक हमने सिंपल पेंडुलम तक चैप्टर 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें कवर कर लिया है। आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है, जिसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे और ये है हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन। देखेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशंस हमारे पास क्या हैं। वो ऑसिलेशंस जिनमें टाइम के साथ फेड्स आना शुरू कर जाएं, यानी कि टाइम के साथ वो ऑसिलेशंस कम होना शुरू हो जाएं, तो हम उन ऑसिलेशंस को डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। देखेंगे द ऑसिलेटिंग सिस्टम कैन नॉट बी assumed to have a fixed amplitude unless energy is provided to। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम इस वक्त थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको दे दूं कि एक अगर हम बॉल लें और उस बॉल को हल्का सा पुश करें तो वो थोड़ी देर के बाद जो है वो रुक जाएगा, फिर दोबारा हम थोड़ा सा उसे पुश करेंगे तो वो फिर थोड़ा मूव करेगा, फिर रुक जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है तो आप कहेंगे कि सर फ्रिक्शन की वजह से जो है वो बॉल जो है वो रेस्ट में आ रहा है। सिमिलर वे में इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई ऐसे पेंडुलम है और हम उस पेंडुलम को जब तक एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक जो है वो फिक्स्ड एम्पलीट्यूड के ऊपर नहीं आएगा। पेंडुलम को भी छोड़ें, मोस्टली आप लोगों के घर में जिनके पास झूला है तो आपने देखा होगा कि झूले में अगर हम बैठे हुए हैं तो हमें कंटिन्यूसली उसे एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है, और अगर हम झूले में से उतर जाएं तो वो थोड़ी देर के बाद जो है वो रेस्ट में आ जाता है। तो ये जो रेस्ट में लाने वाली जो रेजिस्टिव और डैम्प्ड फोर्स हैं प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। ये क्या करती हैं, ये रिड्यूस कर देती हैं एम्पलीट्यूड को। ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है उसे क्या कर देती है, रेस्ट में ले आती हैं। जैसे फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन होती है, वो उस पेंडुलम की जो ऑसिलेशंस हैं उन्हें क्या कर देती हैं, उन्हें रेस्ट में ले आती है। जैसे कि अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। कैन नॉक अगेंस्ट अ टेबल कॉज द टेबल टू वाइब्रेट, दिस री-वाइब्रेशन also fades away often after completing many hundreds of vibration। जैसा कि इस एग्जांपल को मैं मज़ीद आसानी से, अगर हम स्केल ले लें, स्टील वाला स्केल, और उस स्टील वाले स्केल को हल्का सा मूव करवा दें तो उसके मोशन के बाद, यानी कि जैसे ही वो ऑसिलेट होना शुरू होगा, टू एंड फ्रो होने का, तो मैनी हंड्रेड ऑफ वाइब्रेशंस के बाद वो दोबारा क्या करना है, वो दोबारा जो है वो किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। क्यों रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि उस पर जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो लगना शुरू हो जाएंगी, जिन्हें हम डैम्प्ड फोर्सेस भी कहते हैं और रेजिस्टिव फोर्सेस भी कहते हैं। द ऑसिलेटिंग सिस्टम इन विच फ्रिक्शन हैज़ एन अफेक्ट इज डैम्प्ड सिस्टम। अब वो ऑसिलेटिंग सिस्टम जिसमें फ्रिक्शन जो है वो अफेक्ट करे, अभी तक हमने पढ़ा था कि आइडियल कंडीशन के अंदर हम सिंपल पेंडुलम को पढ़ते हैं, लेकिन अगर जो है वो रियलिस्टिक होकर देखें तो एयर रेजिस्टेंस तो उस पर एक्ट करती है। ऐसी ऑसिलेशंस जिस पर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही हो, ऐसी ऑसिलेटिंग सिस्टम को हम जो है वो डैम्प्ड सिस्टम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट है, पहले हाई मैग्नीट्यूड हाई एम्पलीट्यूड था इसका, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये जो हॉरिजेंटल हमने टाइम रखा हुआ है ना, जगह एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ है, फिर जैसे जैसे टाइम आगे मूव करता हुआ जा रहा है तो इसमें जो है वो डैम्पिंग आती जा रही है, यानी कि जो है वो एयर रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है और ये जो है वो रेस्ट में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप इससे विजुलाइज करें, पहले ये जब मूव कर रहा था तो बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड पर था, लेकिन जैसे जैसे इस पर फ्रिक्शन ने, एयर रेजिस्टेंस ने एक्ट किया तो इसकी ऑसिलेशंस जो है वो कम हो गई, और ऐसे पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। अब देखेंगे, इफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज सब्जेक्टेड टू द फ्रिक्शनल फोर्सेस, the amplitude of freely oscillating objects progressively decrease. The friction not only affects the amplitude but also slightly reduces the frequency. An oscillation that fades away over a time is called damped oscillation। ये अभी तक जो भी बात हमने डिस्कस की है वही यहाँ पर दोबारा बुक में भी आ गई है। दोबारा देखेंगे ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन की इन्होंने डेफिनेशन क्या लिखी है। The oscillation of a system in a presence of some resistive forces। मैं बता कि फ्रिक्शन जो है वो क्या है, एक रेजिस्टिव फोर्स है, तो वो सिस्टम जो किसकी प्रेजेंस में हो, या ऑसिलेशंस सिस्टम की वो ऑसिलेशंस जो किसकी प्रेजेंस में हो, जो रेजिस्टिव फोर्स की प्रेजेंस में हो, ऐसी जो है वो ऑसिलेशंस को हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अब क्या आपको ये मालूम है
The practical application of a damped motion is shock absorber in automobiles. A shock absorber consists of a piston that moves through a liquid such as oil. The upper part of the shock absorber is firmly connected to the body of an automobile. When travels over a bump, the automobile may vibrate violently. The shock absorber damping these vibrations and convert their mechanical energy to the thermal energy of the oil. यानी कि हमारी जो कार्स या ऑटोमोबाइल्स जो मौजूद हैं हमारे पास, उनके अंदर भी जो है वो एक जंपर टाइप जो है वो लगे हुए होते हैं। जब हम किसी बम के ऊपर से यानी किसी जंप के ऊपर से अगर हम गुजर रहे होते हैं, तो होता ये है कि वो शॉक ऑब्जर्वर जो है वो क्या कर लेता है कि उन झटकों की या जो उन जंप्स की वजह से हमें जो झटके लग रहे होते हैं, उनकी वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ऑयल की थर्मल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसकी हमारे पास एक प्रैक्टिकल जो है वो यूँ कह लें कि एप्लीकेशन भी आ जाती है डैम्प्ड जो है वो ऑसिलेशंस की। तो होप सो कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट मैप के बारे में थोड़ा सा बता दूं। हालांकि ये इतना यूँ कह लें कि सिर्फ एक निचोड़ है पूरे चैप्टर का कि हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी, तो एक समरी टाइप ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम इसे भी देख लेते हैं। देखें कि वेव्स हमारे पास क्या थी। हमने शुरू में वेव्स को पढ़ा कि वेव्स हमारे पास वो फिनोमिना होता है जिससे बॉडी की एनर्जी ट्रांसफ़र हो लेकिन वो मैस जो है वो ट्रांसफ़र ना हो। तो ऐसे फिनोमिना को हम क्या कह रहे थे, वेव्स को कह रहे थे। अब वेव्स के हमारे पास दो टाइप्स थी, एक हमारे पास मैकेनिकल वेव्स, दूसरी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी। अब मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स थी जिनको मीडियम चाहिए था प्रोपोगेट करने के लिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स थी जो कि विदाउट मीडियम्स जो है वो ट्रेवल करती हैं। साथ ही साथ फिर हमारे पास हमने दो टाइप्स और भी पढ़ी थी, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यानी कि कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जो परपेंडिकुलरली जो है वो प्रोपोगेट करती हैं, और कुछ वेव्स ऐसी हैं जो कि पैरेलल जो है वो प्रोपोगेशंस करती हैं। यानी कि ये पैरेलल और परपेंडिकुलर प्रोपोगेशंस होती हैं इनमें, जिसकी वजह से जो परपेंडिकुलर प्रोपोगेशन करती हैं उन्हें हम ट्रांसवर्स वेव्स कहती हैं कहते हैं। आई मीन कि वो मैकेनिकल भी हो सकती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो सकती हैं। इसलिए एरो यहाँ पर भी जा रहा है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती हैं जो कि पैरेलल जो है वो प्रोपोगेट करती हैं। अब वो मैकेनिकल भी हो सकती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकती हैं। अब देखें कि मोस्टली जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम मैकेनिकल वेव्स के अंदर ही पढ़ते हैं। पैरेलल ये जो है वो दोनों के अंदर आ जाती हैं। तो अब ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, जैसे कि ट्रांसवर्स वेव्स में हमारे पास रूप वेव्स हो गई और वाटर वेव्स हो गई। ये हमने जो वो फॉर्मेशन ऑफ वेव्स के अंदर ये पढ़ा भी था। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमारे पास क्या था, साउंड वेव्स। हमें पता है कि साउंड जो है वो पैरेलल प्रोपोगेट करता है, तो वो किसकी टाइप हो जाती है, वो लॉन्गिट्यूडनल जाती है। और इसके बाद जब हमारे पास कंप्रेशनल वेव्स भी हमारे पास आ जाते हैं। अब जो है वो ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जितने भी लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव्स हमने पढ़ी, उनकी जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं और करेक्टरिस्टिक्स भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स में क्या है। वेवलेंथ हमने पढ़ा कि दो क्रस्ट के बीच का डिफरेंस या जो है वो दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, उन्हें हम जो है वो क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। या दो कंप्रेशनल वेव्स के बीच का डिफरेंस, या जो है वो दो रेयर फ्रैक्शंस के बीच का डिफरेंस या डिस्टेंस, उन्हें हम जो है वो वेवलेंथ कहते हैं। वेव वेलोसिटी क्या है, जिस वेलोसिटी के साथ वेव ट्रेवल करती है उसे हम वेव वेलोसिटी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी हम पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। पीरियड, टाइम पीरियड हम कहते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन वन ऑसिलेशन टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर बाय अ वेव, जो है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड हो जाता है, क्रस्ट की तरफ हो या ट्रफ की तरफ हो। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। और प्रॉपर्टीज़ में देखें तो प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या था, रिफ्लेक्शन यानी कि बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स। दूसरा हमारे पास था रिफ्रैक्शन, यानी कि जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है वो रिफ्रैक्ट कर जाना, यानी कि वेव का पास आउट हो जाना। तीसरा जो था डायफ्रैक्शन, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि एक स्मॉल जो है वो होल में से, या जो है वो हम कह लेंगे बिल्कुल जो प्राइमरी सोर्स हो
वेव का स्प्रेड आउट होना, डायफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस हम किसे कहते हैं, यानी कि अगर दो वेव्स आपस में मिल रही हो तो वो दो वेव्स जो है वो आपस में अगर मिल रही हैं तो वहाँ पर जो पैटर्न क्रिएट होता है उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास मजीद जो है वो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा, SHM, जिसमें हमने ये पढ़ा कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट की, और वो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है, क्लियर। और उसके बाद हमने सिंपल पेंडुलम SHM के कुछ करेक्टर जो है वो यूँ कह लें कि कुछ जो है वो एग्जाम्पल्स ले लेंगे। सिंपल पेंडुलम भी जो है वो एग्जाम्पल है, तो SHM का बॉल एंड बाउल सिस्टम भी जो था वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल था। डैम्प्ड ऑसिलेशन जो है वो भी SHM का मोशन था, आई मीन के यूँ कह लें कि एग्जाम्पल था। तो ये तो हमारे पास हो गया ऑल ओवर द कॉन्सेप्ट मैप। हमने एक जो इस कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर उसको हमने समराइज किया। अब हम आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ जो हमारे पास MCQ नंबर 1 है वो ही सिर्फ हमारे पास न्यूमेरिकल है, बाकी के सारे जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल भी नहीं है, ये यूँ कह लें कि शॉर्ट टाइम की जो वो कैलकुलेशंस ही हैं जिन्हें आप न्यूमेरिकल में कंसिडर कर सकते हो। तो MCQ नंबर 1 क्या है कि अ गर्ल थ्रो अ स्मॉल स्टोन इनटू अ लेक, wave spread out from where the stone hits the water and travels to the bank of the lake. She noticed that 10 waves reached the side of the pond in a time of 5 seconds. What is the frequency of the waves? अच्छा, ये कह रहा है कि एक गर्ल जो है वो एक लेक पर फेंकती है, लेक में जो है वो स्टोन को फेंकती है और वो जो है वो लेक के बैंक पर यानी कि किनारे पर खड़ी, और जो है वो ये नोटिस करती हैं कि जो वेव्स बनती हैं वो वेव्स 10 वेव्स होती हैं और जो टाइम पीरियड उन्हें रिक्वायर होता है वो 5 सेकंड्स का होता है। तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स? अब हम एफ के लिए फार्मूला पढ़ ही चुके हैं कि एफ के लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। हम ये जो है वो इसका जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ पर अगर जो है वो नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास कितनी है 10, तो n जो है वो हमारे पास 10 हो जाएगा और टाइम जो है हमारे पास 5 हो जाएगा। तो जब हम जो है वो क्या करेंगे कि n/t करेंगे, यानी कि f इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। मैंने आपको ये करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ाया भी है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 वेव्स हैं और टाइम पीरियड कितना है 5 सेकेंड्स। तो 10 डिवाइडेड बाय 5, और जब हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 हर्ट्स आ जाएगा, क्योंकि हर्ट्स जो है वो यूनिट है फ्रीक्वेंसी का। तो सी जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन आएगा। अच्छा, MCQ नंबर 2 में है कि वाटर वेव्स कैन बी यूज टू शो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। फॉर ईच ऑफ दीज विच रोज शोज whether or not the speed of the water wave changes. तो वाटर वेव जो है वो यूज़ की जाती हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन में, जैसे कि हमने अपने लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ें देखी भी हैं। तो कौन सी रो जो है वो हमारे पास ये शो करेगी कि स्पीड ऑफ वाटर वेव जो है वो चेंज हो भी रही है क्या नहीं। तो यहाँ पर देखें रिफ्लेक्शन में जो है वो बताना है कि रिफ्लेक्शन में स्पीड चेंज होती है कि नहीं होती। यस, रिफ्रैक्शन में यस, डायफ्रैक्शन में यस। तो ए तो नहीं होगा क्योंकि रिफ्लेक्शन में तो नहीं चेंज होती, रिफ्रैक्शन में होती हैं लेकिन डायफ्रैक्शन में चेंज नहीं होती। तो ये तो जब हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं होगा। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास कौन सा राइट ऑप्शन होगा, वो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा सी, क्योंकि रिफ्लेक्शन के अंदर भी स्पीड चेंज नहीं होती, डायफ्रैक्शन के अंदर भी स्पीड चेंज नहीं होती, लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर स्पीड चेंज होती है। तो सी जो है वो इसका भी राइट ऑप्शन होगा MCQ नंबर 2 का। अच्छा, MCQ नंबर 3 में क्या कह रहा है कि द डायग्राम शोज वाटर वेव्स दैट मूव्स मोर स्लोली आफ्टर पासिंग इनटू शैलो वाटर, व्हिच डायग्राम शोज व्हाट हैपेंस टू द वेव। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन सी डायग्राम जो है वो हमारे पास वेव को सही मानों में डिफाइन कर रही है जब वो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम की तरफ ट्रैवल करती जा रही है, यानी कि डेंसर मीडियम में से शैलो वाटर की तरफ जा रही है। तो हमने ये पढ़ा था कि जब डेंसर मीडियम से शैलो मीडियम की तरफ जाएगी तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों में चेंज आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो सुइटेबल हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर भी ये हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर मिसिंग है, लेकिन इसका भी जो है वो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा,
सी। लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें हमने डिटेल पढ़ी हैं, अगर यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन है जाएं और लेक्चर के अंदर इसको क्लियर कर लें। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि द डायग्राम विच शोज अ वाटर वेव अप्रोचिंग अ बैरियर विद अ गैप। एक बैरियर है जिसका गैप है, वहाँ तक वाटर वेव पहुँची है। द वेव रीच पॉइंट पी पर पहुँची। व्हाट इज द नेम ऑफ द इफेक्ट दैट कॉजेज द वेव टू रीच पॉइंट पी। ये जो प्लेन वेव्स हैं वो पॉइंट पी तक पहुँच रही हैं, तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट कॉज हुआ जो जिसने जो है वो पॉइंट पी तक जो है वो वेव को पहुँचा दिया। हमने पढ़ा है कि जब पॉइंट सोर्स में से वेव स्पीड आउट होती है तो उसे क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा ए, यानी कि MCQ 4 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, डायफ्रैक्शन। वाटर वेव्स passes from deep into the shallow region then refracted. The characteristics of the wave which all remains constant, which will remains constant is what? तो देखें कि डायरेक्शन भी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी भी स्पीड भी चेंज होगी, वेवलेंथ भी चेंज होगी। तो जो नहीं चेंज होगा वो क्या चेंज नहीं होगा, वो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज। तो इट मीन्स के 5 MCQ का जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, बी होगा। अब जो है वो MCQ नंबर 6 क्या है, विच इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। वेव के कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो हमने करेक्टरिस्टिक्स में अभी पीछे कॉन्सेप्ट में के अंदर पढ़ा है कि एम्पलीट्यूड था, वेव वेलोसिटी था, लेकिन मास नहीं था। MCQ सी जो है वो हमारे MCQ 6 का सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। उसके बाद है MCQ नंबर 7, when an oscillating object is in simple harmonic motion, its maximum speed occurs when the object is at its what। कहाँ पर होगा इसका जो है वो ऑसिलेटिंग बॉडी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर होकर होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर, लोएस्ट पॉइंट पर, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर या एक्सट्रीम पॉइंट पर। तो 7 का जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। जो मैंने आपको बताया कि 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स होती हैं, एक मीन पोजीशन होती है। तो जब हम एक्सट्रीम पॉइंट से रिमूव करवाते हैं, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट से जब मूव करते हैं, तो बॉडी जब अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आती है, मीन पोजीशन पर आती है, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया वो आगे मूव कर जाती है। यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर उसकी जो स्पीड होती है या जो इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होती है। अब MCQ नंबर 8 है, कैन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम द बॉब एक्सेलरेट्स फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन ड्यू टू व्हाट। एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम बॉब एक्सेलरेट कर रहा है फ्रॉम इट्स मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन ड्यू टू किसकी वजह से कर रहा है, either it's inertia, either it's tension in the string, either it's जो है वो wind, either it's gravitational force। तो ये जो है वो हमेशा जो है वो ऑप्शन 8 जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है वो ये मोशन करेगा, क्योंकि वेट की वजह से वो वेट के कंपोनेंट्स बन जाएंगे। हमने पढ़ा कि एक एक्स कंपोनेंट दूसरा वाई कंपोनेंट, एक्स और वाई कंपोनेंट्स की वजह से जो ग्रेविटेशनल उसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो टू एंड फ्रो मोशन। उसके बाद MCQ नंबर 9 है, कैन द बॉल एंड बाउल सिस्टम द मीन पोजीशन इज एट। बॉल एंड बाउल पोजीशन में जो मीन पोजीशन होगी, मीन पोजीशन यानी कि इक्विलिब्रियम जो पोजीशन होगी वो कहाँ पर होगी, द अर्थ, फ्लोर ऑफ द बाउल, सेंटर ऑफ द बाउल या एक्सट्रीम पोजीशन। ऑब्वियस एज वी नो डैट के सेंटर ऑफ अ बाउल जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ऑसिलेशंस जो है हमारे पास डैम्प्ड होंगी किसकी वजह से, क्यों, किसकी प्रेजेंस की वजह से। तो हमारे पास देखें कि लीनियर मोशन, रिस्टोरिंग मोशन, मैकेनिकल फोर्स। तो हम इसको ऑप्शन सी को क्लिक करेंगे, बिकॉज के फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो होप सके यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अगर कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।